Welcome back to Eklavya Study Point and I am Sachin. And in today's video we are going to discuss the chapter 4 Thinkers, Beliefs and Buildings. आपको मैं बेस्ट नोट्स के साथ इस चैप्टर की इजी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक समझा दिए जाएंगे। तो आइए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो मेरा यूज़र नेम आपके सामने लिखा हुआ है इंस्टाग्राम का। आप मुझे अपना मैसेज भेज सकते हैं। मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई ज़रूर दूँ। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 को। अभी तक जितना भी हमने हिस्ट्री में पढ़ा, आई होप आपको जितना मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये चैप्टर जो है आज हमें बताएगा बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में खासकर, ठीक है, कि किस तरीके से बुद्धिज्म के अंदर जो ट्रेडिशंस थे वो डेवलप हुए, जैनिज्म में क्या क्या टीचिंग्स थी उनकी, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे पौराणिक जो हिंदुइज्म है उसका कैसे इमर्जेंस होता है। ये सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द मिड फर्स्ट मिलेनियम बिफोर कॉमन एरा इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ये जो टाइम था ये एक टर्निंग पॉइंट था वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसे थिंकर्स का इमरजेंस हुआ जिन्होंने अपने जो मतलब टीचिंग से पूरी सोसाइटी को चेंज करने की ताकत रखी। जैसे कि ईरान के अंदर जरथुस्त्र थे, और जो चाइना है उसके अंदर जो है आपके कॉन्गजी, ठीक है, और सोक्रेट्स थे, ठीक है, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, ग्रीक जो मतलब, ठीक है, आप कह सकते हैं थिंकर थे, और महावीर और गौतम बुद्ध इंडिया के अंदर थे। ये कुछ थिंकर्स थे जिनका इमरजेंस हो रहा था इस टाइम पीरियड में। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन न्यू किंगडम्स एंड सिटीज वर डेवलपिंग, और इसी टाइम में नए किंगडम्स और न्यू जो सिटीज थी उनका डेवलपमेंट हो रहा था। सोशल और इकोनॉमिक लाइफ जो है वो चेंज हो रही थी, ठीक है। जो गंगेटिक वैली का एरिया है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, बेसिकली उस पर हम फोकस करेंगे। टॉपिक इज द सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन। इसमें क्या है, देयर वर सेवरल sacrificial traditions including the early Vedic tradition which were known from the ऋग्वेदा। ऋग्वेद से हमें पता चलता है बहुत से ऐसे सैक्रिफिशियल ट्रेडिशंस थे। और ऋग्वेद जो है हम यहाँ पे देखते हैं कि इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 1500 एंड 1000 BCE, ठीक है, ये आप टाइम याद रखना। एंड इट कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन्स इन प्रेज ऑफ अ वैरायटी ऑफ डेटीज, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत से श्लोक मिलेंगे, ठीक है, और ज्यादातर जो वैदिक जो देवता थे जैसे कि अग्नि, इंद्र और सोम, इनके ऊपर ज्यादातर लिखे गए थे, ठीक है, इसी के ऊपर है ज्यादातर। वेरियस हेम्स वर चेंटेड, ठीक है, सिंग व्हेन सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड। जो सैक्रिफाइस होते थे, जो यज्ञ होते थे वो किए जाते थे, और जो इनके श्लोक होते थे, जो हेम्स होते थे, उनको गाया जाता था। आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है इसके बाद, एट फर्स्ट सैक्रिफाइसेस वर परफॉर्म्ड कलेक्टिवली। पहले क्या होता था कि सभी लोग मिलजुल के सैक्रिफाइस करते थे, या जो भी आपका यज्ञ वगैरह होता था मिलजुल के होते थे। बट लेटर ऑन, ठीक है, 1000 BC से 500 BC ऑनवर्ड से क्या हुआ कि दीज वर परफॉर्म्ड बाय द हेड्स ऑफ हाउस होल्ड्स। जो गृहपति होते थे या जो हाउस होल्ड के हेड होते थे वो फिर इसको करने लगे सैक्रिफाइसेस को। द सैक्रिफाइसेस लाइक राजसूय यज्ञ आपने सुना होगा, अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा, ये जो है बड़े बड़े राजा करवाते थे, ठीक है, जैसे भगवान श्री राम ने करवाया था, ठीक है, अश्वमेघ यज्ञ। अब इसमें अश्वमेघ यज्ञ का मतलब क्या है कि एक घोड़ा होगा, उस घोड़े को क्या होगा कि पूरा सजा धजा के छोड़ दिया जाएगा, और वो जहां जहां जिस भी टेरिटरी में जाएगा अगर उसको किसी ने रोका तो या तो उसको सरेंडर करना होगा कि वो जिस घोड़े को भेजने वाला जो किंग है उसके आगे, या तो उसके साथ वॉर करनी होगी। ये दो ही कंडीशंस होती थी, और अगर वो झुक जाता है वो भी टेरिटरी उस किंग के अंदर आ जाएगी। ये अश्वमेघ यज्ञ होता था। और इसमें इसको कौन करते थे, राजा महाराजा जो होते थे, वो जो चीफ्स होते थे वो करवाते थे, और करने वाले ब्राह्मण्स होते थे जो पंडित होते थे, ठीक है। Upanishads from 6th century before common era onwards show that people were curious about the meaning of life, the possibility of life after death and rebirth. आप जब उपनिषद पढ़ते हैं हमें वहां से पता चलता है कि लोग ये जानने के लिए क्यूरियस थे कि हमारी लाइफ
की जब मतलब एंडिंग होती है, डेथ हो जाती है, सो आफ्टर लाइफ कैसी होती है, रीबर्थ के बारे में भी वो जानने में इंटरेस्टेड थे। और यही कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनके ऊपर बहुत सी डिबेट होती है। कोई रिलीजन कहता है कि लाइफ आफ्टर डेथ कुछ नहीं होती, तो कोई कहता है रीबर्थ होता है, कोई कहता है नहीं होता। सो ये डिबेट चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। On Buddhist texts, which mention as many as 64 sects or schools of thought, gives a sight of lively discussions and debates. Debate took place in the कुटग्रहशाला। देखिए जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वहां से हमें पता चलता है कि बहुत ही अच्छे खासे डिस्कशंस और डिबेट्स हुआ करते थे। और ये डिबेट्स कहाँ पे होते थे? कुटग्रहशाला में होते थे। सो आप ये पॉइंट को याद रखना। मैनी ऑफ द टीचर्स लाइक महावीरा, ठीक है, महावीरा क्या थे? इन्होंने भी अपनी टीचिंग्स दी, तो ये एक तरीके से टीचर थे। और द बुद्धा यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, इन्होंने ब्राह्मणिज्म हिंदुइज्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया। इन्होंने वेदों की अथॉरिटी को चैलेंज किया कि क्या है, ऐसा क्यों है, क्यों इतने रिचुअल्स दिए हुए हैं। दे ऑल्सो एम्फेसाइज्ड इंडिविजुअल एजेंसी which suggested that men and women could strive to attain liberation from the trials and tribulations of worldly existence, ठीक है। और this was different from the brahmanical position wherein an individual's existence was thought to be determined by his or her birth in a specific caste or gender। ब्राह्मणिकल जो मतलब आप यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्म्स थे उसके अकॉर्डिंग किसी की भी जो एग्जिस्टेंस है वो डिटरमाइन कैसे होती थी कि उसका किस कास्ट में बर्थ हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे आप जन्मे हो, ठीक है। लेकिन जो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाले लोग थे वो ये कहते थे कि आप ऐसे किसी को कैसे आप जज कर सकते हैं कि कोई कहाँ पे जन्मा है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिटरमाइन करते हैं। सो ऐसी सब बातें चलती थी और क्वेश्चन मार्क लगाते रहते थे ये जो टीचर्स थे। अब महावीर जो थे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, या मतलब आप आगे देखेंगे कि जैनिज्म में जो बहुत ज्यादा फेमस तीर्थंकर रहे। सो जैनिज्म को स्टार्ट करते हैं अब हम। The changing scenario of the socio-economic order of the 6th century before Common Era led to the establishment of Jainism and Buddhism as heterodox sects later to be popularly known as reform movements। So 6th century before Common Era के अंदर जो सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो रहे थे, ऐसे में एमरजेंस होता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का। और जैनिज्म जो है ये जाने जाते हैं रिफॉर्म के लिए, ठीक है। जैनिज्म और बुद्धिज्म वाले जो ये सेक्ट्स आए, या आप कह सकते हैं कि ये जो एक मतलब रिलीजियस मूवमेंट्स हो सकती हैं या रिफॉर्म मूवमेंट्स आप इसको कह सकते हो। सो जैन ट्रेडिशन स्पीक्स ऑफ 24 तीर्थंकर्स। जैनिज्म में बताया जाता है कि 24 तीर्थंकर्स हैं। तीर्थंकर का मतलब होता है जो टीचर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा नॉलेज वाले लोग होते हैं, ठीक है। सो ऐसा जैनिज्म में 24 तीर्थंकर्स के बारे में बताया जाता है। और जो ऋषभनाथ थे उनको फर्स्ट तीर्थंकर माना जाता है, ठीक है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हाउएवर रेफर टू द लास्ट टू तीर्थंकरास पार्श्वनाथ एंड महावीर। लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जो ज्यादा वैल्यू थी या आप कह सकते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंस थी वो पार्श्वनाथ जी और जो महावीर स्वामी हैं जो लास्ट थे उनको माना जाता है ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फाउंडर ऑफ जैनिज्म, देखिए जो पहले तीर्थंकर हैं वो तो यहाँ पे ऋषभ देव जी हैं या ऋषभनाथ जी हैं, लेकिन जो फाउंडर है जैनिज्म के वो वर्धमान महावीर को माना जाता है यहाँ पे, ठीक है। आप ये चीज मान के चलिए। एंड इन्हीं को लास्ट तीर्थंकर भी माना जाता है। ही वॉज बोर्न एट कुंडग्राम नियर वैशाली। हिज पेरेंट्स वर क्षत्रियास, इनके जो माता पिता थे वो क्षत्रिय थे। एंड फादर जो है उनका नाम सिद्धार्थ था और वो नात्रिका क्लैन के जो है हेड थे। मदर का नाम त्रिशला था। और ये सिस्टर थी किसकी? लिच्छवी के चीफ की, चेतक। चेतक नाम से एक चीफ था लिच्छवी का, उसकी सिस्टर थी जो कि वर्धमान महावीर की मदर थी। आगे देखते हैं। ही वॉज मैरिड टू यशोदा एंड हैड अ डॉटर अनोजा और प्रियदर्शना, ठीक है। इनकी शादी यशोदा से होती है और इनकी एक डॉटर थी अनोजा नाम से। अटेंड कैवल्य, कैवल्य का मतलब है नॉलेज, इनको जो है वो मतलब इन्होंने अटेन करी कहाँ पे? ठीक है, रिबिका ग्राम इन ईस्टर्न इंडिया एट द एज ऑफ 42। 42 साल की एज में इन्होंने मतलब ज्ञान प्राप्त कर लिया, इनको नॉलेज मिल गई थी। ही गॉट टाइटल ऑफ जीन अरिहंत, ठीक है, ये इनको टाइटल मिला था अरिहंत का भी। डाइड एट द एज ऑफ 72, ठीक है, 72 साल की एज में इनकी डेथ हो जाती है। और 527 इनकी डेथ मानी जाती है, कहीं कहीं 468 भी लिख दिया जाता है। और पावापुरी में इनकी जो है डेथ हुई थी। ही वॉज कॉल्ड जीन और जितेंद्रिया, ठीक है, तो इनको जीन और जितेंद्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। और
नीर ग्रंथ भी कहा जाता है और महावीर भी कहा जाता है। तो मैंने आपको मोर देन सफिशिएंट नॉलेज दे दी है इनके बारे में, जितना आप याद रख सकते हैं उतना कर लेना। इनफैक्ट द रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म वाज इट्स 24th तीर्थंकर महावीर। ओके, एंड इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑफ दिस रिफॉर्मर। और महावीर की डेथ और बर्थ को एग्जैक्टली बताना कि यही थी, ये मुश्किल है, इस पे डिबेट्स चलती हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। आगे देखते हैं महावीर की जो टीचिंग्स थी वो क्या थी। सबसे पहली थी अहिंसा। अहिंसा का मतलब था नॉन वायलेंस। अकॉर्डिंग टू हिम एवरी लिविंग बीइंग शुड बी रिस्पेक्टेड एंड नो वन शुड बी हार्म्ड। किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, इवन पत्थर तक को नुकसान ना पहुंचे। दूसरा था जो इनकी टीचिंग का जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है सत्य। सत्य का मतलब है ट्रूथफुलनेस। ही बिलीव्ड दैट द पाथ ऑफ ट्रूथ शुड बी फॉलोड। हमें सच के रास्ते पे चलना चाहिए। तीसरा है अस्तेय या अचौर्य, यानी कि विच मीन्स नॉन स्टीलिंग। हमें चोरी नहीं करनी चाहिए कभी भी। फोर्थ है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है चेस्टिटी, यानी कि ही टॉट नॉट टू इंडल्ज इन सेंसुअल प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पांचवी जो इनकी टीचिंग है वो है अपरिग्रह, मीन्स नॉन अटैचमेंट एंड नॉन पोजेशन। इट इज रेफर्ड टू एज कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम पीपल, प्लेसेस एंड मटेरियल थिंग्स। इनकी पांचवी टीचिंग ये थी कि हमें किसी से भी अटैच होकर नहीं रहना है। फैमिली से दूर हो जाना है, लोगों से दूर हो जाना है, प्लेसेस से दूर हो जाना है, और जितने भी मटेरियल थिंग्स होती हैं जो कि हमारे लिए आप कह सकते हैं कि लग्जरी की जो आइटम्स हैं, उन सबसे आपको दूरी बना लेनी है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू जैनिज्म मैन इज द क्रिएटर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। जैनिज्म मानता है कि हम अपनी किस्मत को खुद लिखते हैं। एंड ही कुड अटेन मोक्ष बाय परस्यूइंग अ लाइफ ऑफ प्योरिटी। आपको मोक्ष तभी मिलेगा जब आपकी लाइफ प्योर होगी। वर्च्यू एंड रिनंसिएशन। मोक्ष कैन बी अटेन्ड बाय ऑब्जर्विंग द फॉलोइंग थ्री प्रिंसिपल्स। मोक्ष को अटेन करने के लिए आपको इन तीन प्रिंसिपल्स पे चलना होता है। राइट बिलीफ, आपके बिलीफ सही हो। राइट नॉलेज, आपके पास नॉलेज सही हो। राइट एक्शंस, आप जो भी कर्म करते हैं अपने वो सही हो। सो ये यहाँ पे जैनिज्म बताते हैं। अब यहाँ पे जैनिज्म जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया था। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर, ये दो सेक्ट थे जैनिज्म के, आप इसको समझ लीजिए। दिगंबर का मतलब होता है जो कंप्लीटली न्यूड रहते हैं, जिनकी बॉडी पे कोई कपड़े नहीं होते। एंड प्रासर्व डिड नॉट आस्क हिज फॉलोअर्स टू डिस्कार्ड क्लोथ्स बट महावीर इंसिस्टेड ऑन न्यूडिटी। जो पार्श्वनाथ जी थे उन्होंने ऐसा नहीं बोला था न्यूडिटी के लिए, लेकिन महावीर जी जो थे उन्होंने बोला था इसके लिए। ठीक है, और श्वेतांबर का मतलब है कि जो लोग जैनिज्म में व्हाइट कपड़े पहन के रखते हैं। ठीक है, श्वेत यानी कि व्हाइट, और अंबर मतलब जो कपड़ा वो ओढ़ के रखते हैं अपने ऊपर। अब आगे है डेवलपमेंट ऑफ जैनिज्म। सो टीचिंग्स ऑफ महावीरा बिकेम वेरी पॉपुलर अमंग द मासेस। लोगों ने बहुत उनको पसंद किया। डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर अट्रैक्टेड टू इट। बहुत से लोग अलग अलग रिलीजन्स के जैनिज्म से अट्रैक्ट हुए। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉजेज फॉर द सक्सेस वाज द पॉपुलर डायलेक्ट प्राकृत यूज्ड इन प्लेस ऑफ संस्कृत। जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था कि जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने ज्यादातर जो अपनी टीचिंग्स थी वो प्राकृत में दी, और संस्कृत को समझना मुश्किल था। प्राकृत जो है वो काफी पॉपुलर डायलेक्ट थी, बोली थी। ठीक है, जिसको लोग समझ लेते थे, सिंपल और काफी ज्यादा अच्छी थी, और इसलिए लोग अट्रैक्ट हुए जैनिज्म की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है द बुद्धा या फिर बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म को समझेंगे हम किस तरीके से है। ऑफ ऑल द रिलीजियस प्रीचर्स ऑफ द 6th century बिफोर कॉमन एरा, गौतम बुद्धा इज द बेस्ट नोन। सबसे ज्यादा जो हम जानते हैं जिनको, वो गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ भी कहा जाता था, इनके बचपन का नाम है। और ये महावीर स्वामी के ही कंटेम्प्रेरी थे। इनका जो जन्म है वो एक रॉयल फैमिली में हुआ था, शाक्य क्लैन के अंदर, कपिलवस्तु में, नेपाल। ठीक है, इन द सदर्न पार्ट ऑफ प्रेजेंट नेपाल। और 563 BCE इनको, मतलब इनकी डेट को माना जाता है कि इनका जन्म हुआ। ही मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। वो ट्रूथ को खोजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। 7 years। ठीक है, एंड देन अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया अंडर पीपल ट्री। बोध गया में इनको पीपल के पेड़ के नीचे नॉलेज मिल गई, एंटाइटलमेंट मिल गया। फ्रॉम दिस टाइम ऑनवर्ड्स ही बिगेन टू बी कॉल्ड बुद्धा। और जब इनको नॉलेज मिल गई पूरी, इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई, उसके बाद से इनको महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। पहले इनका नाम सिद्धार्थ हुआ करता था। आगे देखते हैं। द गौतम बुद्धा वाज बोर्न टू शुद्धोधन। इनके जो पिता थे उनका नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य क्लैन के चीफ थे। और सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम बता ही दिया है मैंने आपको। और इनका जो बर्थ है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में। ही लोस्ट हिज मदर। इनकी मदर का नाम महामाया था, और जिनकी डेथ हो जाती है इनके बर्थ के कुछ ही दिन बाद। और इनका जितना भी पालन पोषण है वो इनकी स्टेप मदर गौतमी ने किया। ठीक है, इनकी मौसी थी।
देयर वर 32 बर्थ मार्क्स ऑन हिज बॉडी। गौतम बुद्ध की बॉडी पे 32 बर्थ मार्क्स थे और ब्राह्मणों ने इसको देखते ही बता दिया था कि भाई ये बच्चा कुछ तो करेगा आगे जाके, ठीक है, और कुछ ना कुछ स्पेशल है इसके अंदर। सो ही लिव्ड अ लाइफ ऑफ लग्जरी, लग्जरी में वो रहे, कंफर्ट में, महलों में रहते थे अपने शुरुआती दिनों में, पर बाद में उन्होंने सब कुछ तोड़ दिया, सॉरी छोड़ दिया। फिर आगे है फोर साइंस ऑल्सो कॉल्ड फोर साइट्स, फोर सिचुएशंस। ये चार चीजें हैं, चार ऐसे सीन हैं जो महात्मा बुद्ध के साथ हुए, गौतम बुद्ध के साथ हुए, और इन्हीं से इनको बहुत ही ज्यादा आइडिया मिला कि आगे अब इनको क्या करना है। सो आप इन चार सीन को याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही सेट ऑफ फ्रॉम द पैलेस टू द सिटी इन अ चैरियट, अपने रथ को लेकर ये अपने महल से बाहर निकले, और इनके साथ इनके सारथी थे यानी कि चैरियटर थे, चन्ना नाम से इनका मतलब जो है वो नाम है। ऑन दिस जर्नी, अपनी इस जर्नी में वो जब रथ में बैठे हुए थे, ही फर्स्ट सो एन ओल्ड मैन, सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। रिवीलिंग टू सिद्धार्था द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एजिंग, व्हेन द प्रिंस आस्क्ड अबाउट दिस पर्सन, चन्ना रिप्लाइड दैट एजिंग वॉज समथिंग दैट हैपन टू ऑल बीइंग्स अलाइक। बूढ़े आदमी को देख के चन्ना बोलते हैं कि ये बुढ़ापा है, ये सभी के साथ एक दिन आना है, ठीक है। सेकंड साइड जो उन्होंने देखी वो एक सिक पर्सन था, एक बीमार आदमी था जो किसी बीमारी से सफर कर रहा था। वंस अगेन द प्रिंस, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे, जो सिद्धार्थ थे, वो सरप्राइज होते हैं। चन्ना एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ये इनके साथ पेन है, ये इनको डिजीज है, और ये सब देखते हुए जो सिद्धार्थ थे या गौतम बुद्ध थे वो परेशान होने लगे थोड़े थोड़े। आप यहाँ से देखेंगे कि ये बूढ़ा आदमी है, ठीक है, ये यहाँ पे एक सेंट भी बैठा हुआ है, और एक बीमार आदमी भी है, एक लाश भी पड़ी है। अभी आगे आगे सीन आएंगे बहुत सारे। थर्ड साइड जो उन्होंने देखी, जो थर्ड सीन था जो गौतम बुद्ध ने देखा, वो एक डेड बॉडी थी। As before, Channa explained to the prince that death is inevitable fate that befalls everyone. चन्ना पहले ही बता चुके थे कि डेथ सभी को आनी है। आफ्टर सीइंग दिस थ्री साइड्स, ये तीनों सीन्स को देखने के बाद में सिद्धार्थ जो थे वो बहुत ज्यादा ट्रबल में आ गए, बहुत परेशान हो गए कि लोग यार इतने परेशान हैं, इतना जिंदगी में सफर कर रहे हैं। सो उन्होंने फिर क्या है कि बहुत ही नेगेटिव उनको थॉट्स आने लगे। फिर उन्होंने फोर्थ जो सीन देखा, उसमें एक एस्केटिक थे यानी कि एक साधु बैठे हुए थे, एक सेंट बैठे हुए थे, who had devoted himself to finding the cause of human suffering. This sight gave him hope that he too might be released from the sufferings arising from being repeatedly reborn, and he resolved to follow the ascetic's example. उन्होंने देखा कि ये जो साधु बैठे हुए हैं ये एकदम मस्त बैठे हुए हैं भाई, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरीके की भी, ठीक है, ये जो आपको दिख रहे हैं इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि भाई अब मुझे ना एक साधु का ही रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि भाई बुढ़ापा भी आना है सभी को, बीमारियां भी रहनी है, डेथ भी होनी है। सो क्यों ना साधु की तरह रह के सभी चीजों से मोह माया से दूर हो जाओ भाई, कोई इच्छा ही नहीं रहेगी, कोई डिजायर नहीं रहेगी, तो कोई दुख भी नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे सिद्धार्थ के मन में आता है। अब महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स क्या है वो हम देख लेते हैं, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द सेंट्रल थीम ऑफ बुद्धाज रिलीजन इज द एट फोल्ड पाथ। बुद्धिज्म के अंदर जब आप टीचिंग्स को पढ़ते हैं तो एट फोल्ड पाथ को पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें इसको अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। 8 बातें थी जो महात्मा बुद्ध ने बताई थी, वो आप याद रखिएगा। ये 8 रास्तों पे जो चलेगा उसको कभी भी दुख नहीं होगा। पहली बात बताई उन्होंने, द फर्स्ट पाथ इज द प्रॉपर विजन, यानी कि लीडिंग टू द रियलाइजेशन दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरोज कॉज्ड बाय डिजायर, ग्रीड एक्सेट्रा। हमारा जो विजन है वो प्रॉपर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जितने भी इस जीवन में दुख आते हैं वो हमारे डिजायर्स और हमारी लालच की वजह से आते हैं, तो हमें ये चीज छोड़ देनी चाहिए। सेकंड है, द सेकेंड इज राइट एम, हमारा एम काफी सही होना चाहिए, विच सीक्स टू अवॉइड द एंगेजमेंट टू द सेंसेस एंड लग्जरी। यहाँ पे बुद्धा का कहने का मतलब है कि जितनी भी ऐशो आराम की चीजें हैं उनसे हमें दूरी बना लेनी चाहिए और हमें अपने एम के ऊपर फोकस करना चाहिए। थर्ड बात है राइट स्पीच, हमारे जो वचन है वो सही होने चाहिए, हम सच बोलें, ट्रुथफुलनेस को प्रमोट करें, यही हमें मतलब आगे काम आएगा। फोर्थ है राइट एक्शन, हमारे जो कर्म होते हैं वो हमेशा राइट होने चाहिए, हमें चोरी चकारी और किसी को मारना और सेल्फिश काम करना ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। पांचवी बात है राइट लाइवलीहुड, हम जो भी काम करते हैं वो सही होना चाहिए, ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। सिक्स्थ है राइट एफर्ट मीन्स प्रॉपर वे ऑफ कंट्रोलिंग वंस सेंसेस टू प्रिवेंट बैड थॉट्स। अपने एफर्ट्स को काफी आप अच्छा रखें, अपने मन में कोई भी बुरे ख्याल ना आने दें, कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखें, ये बताया गया है। सेवंथ है
द सेवेंथ इज करेक्ट अवेयरनेस और राइट माइंडफुलनेस, विच मीन्स अंडरस्टैंडिंग द आइडिया दैट द बॉडी इज इम्परमानेंट एंड मेडिटेशन इज द मीन्स फॉर द रिमूवल ऑफ वर्ल्डली एविल्स। हम अगर मेडिटेशन करेंगे सो ही हमें मतलब क्या होगा कि मतलब शांति मिल पाएगी। ये जो बॉडी है ये मतलब परमानेंट नहीं है, ठीक है, हमारी सोल है जो भी है, ठीक है, तो हमें सोल को खुश करना है, बॉडी को नहीं। एट्थ है द लास्ट वन इज राइट कंसंट्रेशन which will lead to the removal of evils generated by attachment to the body and the mind. This will lead to peace and unravel the real truth। ठीक है, हमारा कंसंट्रेशन सही होना चाहिए। फिर इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ्स भी बताए हैं। देखो, दुख, इस दुनिया के अंदर हर किसी को दुख है, हर कोई यहाँ पे दुख से कोई ना कोई सफर कर रहा है। फिर सेकंड है समुदाय, यानी कि कॉज ऑफ सफरिंग। जो डिजायर्स होते हैं हमारे, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, वही हमारे लिए दुख का रीजन बनती हैं। आपके पास सैमसंग मोबाइल है तो आपकी इच्छा होगी आपके पास आईफोन हो। अगर आपकी ये इच्छा ही खत्म हो जाए तो क्या आपको दुख होगा आईफोन ना मिलने का? नहीं होगा। सो हमारी इच्छा जो होती है ना, जितनी ज्यादा इच्छा बढ़ती है उतना ही हमें दुख मिलता है। थर्ड है निरोध, यानी कि एंड ऑफ सफरिंग। द पेन और सोरो कैन बी एंडेड बाय द अटेनमेंट ऑफ निर्वाण। अगर आपको ज्ञान मिल गया ना तो आपका ये सारा दुख खत्म हो जाएगा। फोर्थ है अष्टांगिक मार्ग, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। सो जो भी इन 4 चीजों को फॉलो करता है उसकी लाइफ में कभी भी कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा महात्मा बुद्ध बताते थे। अब वो क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म पॉपुलर हो गया, आइए देखते हैं। सिंपल फिलॉसफी थी इनकी, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इनके कोई ऐसे रिचुअल्स नहीं थे। सोशल इक्वलिटी पे इन्होंने फोकस किया और मोरालिटी को प्रैक्टिस किया, ठीक है। पर्सनल कैरेक्टर जो था महात्मा बुद्ध का वो काफ़ी अच्छा था। इनकी टीचिंग काफ़ी सिंपल थी, ठीक है। पाली लैंग्वेज, मागधी और इन सब में ही इन्होंने प्रीचिंग्स करी अपनी ज़्यादातर। सो कॉमन लोग भी इसको समझ लेते थे। रॉयल पैट्रोनेज, यानी कि अशोक जैसे जो और भी किंग्स थे उन्होंने इसको पूरी तरीके से मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रिजर्व करके रखा। आगे है बुद्धिस्ट लिटरेचर जो है वो बुद्धा की लाइफ के बारे में बताते हैं। और बुद्धिस्ट लिटरेचर बताता है कि लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, बौद्ध गया में उनको नॉलेज मिली, एनलाइटनमेंट मिला, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला सरवन दिया और कुशीनगर में उनको निब्बान, यानी कि आप कह सकते हो कि जो उनकी डेथ थी वो यहाँ पर हुई। श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज्यादा सरमन दिए थे अपने, ये आप एडिशनली याद रखना। फिर है नन ऑफ द बुद्धास स्पीच वर रिटन डाउन ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। जब तक वो जिंदा थे किसी ने उसके मतलब उनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा उनकी टीचिंग्स को, पर आफ्टर हिज डेथ उनकी जो टीचिंग्स थी उन्हीं के डिसिपल्स ने, उनके जो चेले थे उन्होंने उसको कंपाइल किया पाली में। और मतलब जितनी भी और लैंग्वेजेस वगैरह में वो कर सकते थे वो तीनों को कंपाइल करके उन्होंने 3 मतलब डिफरेंट टेक्स्ट को कंपाइल किया। त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। पहला है यहाँ पे सुत्त पिटक, इसके अंदर महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स दी हुई हैं। सेकंड है विनय पिटक, जिसके अंदर जो है संघा जो होता था, बुद्धिस्ट संघ होते थे जो, और उनके रूल रेगुलेशंस हैं। थर्ड है अभिधम्म पिटक, ये क्या है, फिलोसफिकल मैटर्स सारे इसमें दिए हुए थे। देखिए विनय पिटक में क्या होता था, जो मॉन्क्स वगैरह भी होते थे उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन थे वो सब दिए होते थे। बुद्धिज्म भी 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया था। पहला है हीनयान, सेकंड है महायान। हीनयान जो बुद्धिस्ट हैं वो गौतम बुद्धा को मतलब एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग मानते हैं। और हीनयान बुद्धिज्म इज फॉलोड इन श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया एंड लाओस। और हीनयान वाले जो है वो ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते हैं महात्मा बुद्ध की। वही महायान वाले जो हैं वो महात्मा बुद्ध को भगवान समझते हैं। और ये जो है चाइना, साउथ कोरिया, जापान, तिब्बत वगैरह में आपको मिल जाएंगे ये फॉलोवर्स इस सेक्ट के। और ये आइडल वर्शिप में बिलीव करते हैं, यानी कि मूर्ति पूजा में। और हीनयानिस्ट जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते। हीनयान बुद्धिस्ट थिंक दैट द बुद्धा वाज अ ह्यूमन इंस्टेड ऑफ अ गॉड। एंड हीनयान के जो ज़्यादातर टेक्स्ट हैं वो पाली में है। वहीं महायान वाले जो हैं महायान वर्शिप्स द बोधिसत्वास, बोधिसत्वों की पूजा होती है। और महायान बुद्धिज्म फॉलोवर्स थिंक्स दैट द बुद्धा इज गॉड, और ये मानते हैं कि महात्मा बुद्ध भगवान थे। ओके, और इन्होंने ही मतलब दुनिया के इस भवसागर से पार करने के लिए जन्म लिया था। और महायान के जो ज़्यादातर टेक्स्ट हैं वो आपको संस्कृत में देखने को मिलते हैं। और ये बुद्धिज्म का स्प्रेड था जिसको आप देख सकते हो अफगानिस्तान, तिब्बत, भूटान, चाइना, कोरिया, जापान, मंगोलिया, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, ये सारी जगह पे मतलब हो गया था इसका स्प्रेड। फिर है बिल्डिंग्स एंड आर्किटेक्चर, इसको समझते हैं।
सम ऑफ द आइडियाज एंड प्रैक्टिसेस आर आइडेंटिफाइड बाय द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। जब हम पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं तो वहाँ से भी हमें बहुत आइडियाज मिलते हैं। सांची स्तूप हो गया, अमरावती का स्तूप हो गया, ये बेस्ट एग्जाम्पल हैं। फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स पीपल टेंडेड टू रिगार्ड सर्टेन प्लेसेस एज सेक्रेड। पुराने समय में इन जगहों को, इन स्तूप वगैरह को सेक्रेड माना जाता था और आज भी माना जाता है। दीज इंक्लूडेड साइट्स विद स्पेशल ट्रीज और यूनिक रॉक्स। Small shrines attached with these sites were sometimes described as चैत्यास। और मतलब चैत्यास हुआ करते थे जो काफ़ी सेक्रेड जगहें मानी जाती थी। अशोका erected a pillar at लुम्बिनी। लुम्बिनी में जो सम्राट अशोक थे उन्होंने एक पिलर खड़ा किया और मतलब टू मार्क दैट द फैक्ट दैट ही हैड विजिटेड दिस प्लेस। वो पिलर खड़ा करने का एक ही रीज़न था कि वो बताना चाहते थे कि वो किसी टाइम पे लुम्बिनी आए थे। स्तूप का मतलब क्या होता है, एक हीप की तरीके से होता है भाई, ये ऐसे उठा हुआ। और यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जितने भी अवशेष वगैरह होते थे, उनके नेल्स, उनके बाल, उनके कपड़े, और ये सब इसमें रखा जाता है यहाँ पे। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग स्तूपास में हैव बीन प्री बुद्धिस्ट। देखिए, बुद्धिज्म के आने से पहले भी स्तूप होते थे, लेकिन हम जब स्तूप को पढ़ते हैं तो वो ज़्यादातर बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट में ही हम पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये बुद्धिज्म के ही ट्रेडिशन में था। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जिसको अशोक वादन भी कहा जाता है, अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्शंस ऑफ द बुद्धास रेलिक्स टू एवरी इंपॉर्टेंट टाउन्स। अशोक ने महात्मा बुद्ध के अवशेषों को अलग अलग जगहों पे भेजा और वहां पे ऑर्डर दिया कि जहां जहां भी ये अवशेष जाएंगे वहां पे एक स्तूप बनेगा आपका। ठीक है। बिल्डिंग ऑफ स्तूपास। अब हम स्तूप के टॉपिक को समझने जा रहे हैं। ये जो आपके बैकग्राउंड में इमेज आपको दिख रही है, इसी को हम स्तूप कहते हैं। ठीक है। अब स्तूप को अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है। एक तो ये जो स्तूप है, ये डोनेशन से बनाए जाते थे। कोई राजा है जैसे सातवाहनास है, अशोका है, ये भाई डोनेशन दे के बनवा देते थे। यहाँ जो गिल्ड होते थे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते थे ट्रेडर्स के, वो डोनेशन दे के भाई मतलब बनवा देते थे। जैसे कि सांची का गेटवे है, वो आइवरी वर्कर्स ने बनवाया था। जो भिक्खू और भिक्खुनी होते थे वो भी यहाँ पे डोनेशंस देते थे। अब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं स्तूपा का। तो बाहर से रेलिंग होती है, ओब्लोंग बेस होता है, और हर्मिका होती है आपकी ऊपर, और ये जो डोम है इसको अंडा कहते हैं, और ये आपकी सर्कुलर स्टोरी है। प्रदक्षिणा पथ है ये आपका सामने। फ्लाइट ऑफ स्टेप्स यानी कि सीढ़ियाँ हैं आपकी। प्लिंथ है आपकी, ये जो आपको दिख रही है। कंजूर स्टोन मोल्डिंग ऑन स्टोन बेस, ये दिख रहा है आपको। ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया है। आगे और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। स्तूपा ओरिजिनेटेड एज अ सिंपल सेमी सर्कुलर, यानी कि आधा गोला होता है स्तूप, इस तरीके से होते हैं। और अंडा भी कहा जाता है इसको। और अबव अंडा वॉज हर्मिका, अंड के ऊपर जो है आपकी हर्मिका है। ये बालकनी लाइक स्ट्रक्चर है ये। अराइजिंग फ्रॉम हर्मिका वॉज अ मास्ट कॉल्ड येस्टी। ठीक है। ऑफन सरमाउंटेड बाय छतरी। छतरी जो है आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगी जब आप देखोगे, ये बिल्कुल ऊपर छतरी। ठीक है। छतरास ओवर हर्मिका। फिर आगे चलते हैं। अमरावती का स्तूप, इसके बारे में समझते हैं क्या है इसकी इंपॉर्टेंस। अ ब्रिटिश ऑफिशियल नेम्ड कॉलिन मैकेंजी विजिटेड द अमरावती साइट। एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे कॉलिन मैकेंजी, वो अमरावती गए थे। ही फाउंडेड सेवरल पीसेस ऑफ स्कल्पचर एंड मेड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ देम। उन्होंने बहुत से मूर्तियों के टुकड़ों को देखा और डिटेल्ड ड्राइंग भी बनाई, बट दीज रिपोर्ट्स वर नेवर पब्लिश्ड। ठीक है। फिर क्या है, इन 1854 वॉल्टर एलियट द कमिश्नर ऑफ गुंटूर आंध्र प्रदेश ऑल्सो विजिटेड अमरावती साइट। ये भी जाते हैं अमरावती में। एंड कलेक्टेड सेवरल स्कल्पचर पैनल्स एंड टुक देम अवे टू मद्रास। और वहां से बहुत सी चीजें उठा के वो ले गए मद्रास में। वॉल्टर एलियट discovered the remains of western gateway and concluded that the structure at Amaravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupas। उन्होंने जब स्टडी करी तो बताया कि अमरावती का जो स्ट्रक्चर था वो लार्जेस्ट था, सबसे बड़ा था और बहुत ही मैग्निफिशियंट था। आगे है, by the 1850s some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places। अब अमरावती के स्तूप को धीरे धीरे करके ये सारे अंग्रेज ले गए। ठीक है। जैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कलकत्ता में ले गए, ठीक है, मद्रास में ले गए, लंदन ले गए। ऐसे करके इन्होंने अमरावती के पूरे स्तूप को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। एन आर्कियोलॉजिस्ट नेम्ड H.H. कोल अपोज दिस। इन्होंने बोला कि ये गलत काम हो रहा है, आप क्यों किसी पुरानी जगह की चीज को उठा के कहीं और ले जा रहे हो।
बट ही फेल्ड इन कन्विंसिंग द अथॉरिटीज, पर वो अंग्रेजों को नहीं समझा पाए। द महाचैत्या एट अमरावती इज नाउ जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंड टोटली डिन्यूडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। अब जो है आप देखने जाएंगे तो कुछ नहीं दिखेगा आपको, जो भी चीजें थी वो सब खत्म कर दी इन्होंने, अंग्रेजों ने। सांची स्तूपा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। सांची स्तूपा द मोस्ट वंडरफुल एंशियंट बिल्डिंग्स इन द स्टेट ऑफ भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर, भोपाल में है, सांची कनखेड़ा गांव के पास। मेजर अलेक्जेंडर कनिंगम एग्जामिन्ड दीज बिल्डिंग्स एंड डिस्क्राइब्ड हिज इन्वेस्टिगेशंस इन एन इंग्लिश वर्क। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उन्होंने भी इसके ऊपर लिखा है। द रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है वो बचा रहा, अमरावती का खत्म हो गया, क्योंकि सांची स्तूप के जो प्रिजर्वेशन में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया वो वहाँ की बेगम्स ने किया। शाहजहां बेगम जो थी उन्होंने, और उनके बाद उनके सक्सेसर्स ने, ठीक है। जो सांची स्तूप है वो अशोक ने यहाँ पे ऑर्डर दिया था इसको बनवाने का, ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है और महात्मा बुद्ध के अवशेषों के ऊपर बना हुआ है। व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818, 3 of its 4 still standing, but the fourth was lying on the where it had fallen and the mound was in good gateways were spot condition। ठीक है, आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि जब ये मिला था तो भाई बहुत जिद करी थी यहाँ पे यूरोपियंस ने कि ये जो स्तूप का जो गेट है, ठीक है, जो गेटवे है वो हमें दे दीजिए, ठीक है। और ये यूरोपियंस का बहुत इंटरेस्ट था सांची स्तूप में 19th सेंचुरी में। द रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम एंड हर सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एंशियंट साइट। इन्होंने पैसे भी दिए इसको बचा के रखने के लिए, स्तूप को। शी फंडेड द म्यूजियम, वहां पे जो म्यूजियम बना वहां पे भी इन्होंने फंड दिया। गेस्ट हाउस भी बनवाया। द डिस्कवरी ऑफ सांची हैज वास्टली ट्रांसफॉर्म्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अर्ली बुद्धिज्म। और सांची स्तूप के अंदर इतना कुछ हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड पढ़ने को मिलता है, उनके जो स्कल्पचर्स हैं सांची के वो भी बहुत कुछ बताते हैं। Sculptures were removed from stupas and transported all the way to Europe। जितनी भी जो खास मूर्तियां थी अंग्रेज उनको यूरोप के म्यूजियम्स में ले गए, वैल्यूएबल चीज़ों को, ब्यूटीफुल चीज़ों को अंग्रेज ले गए यहाँ से अपने म्यूजियम्स में। स्टोरीज इन स्टोन, अब ये एक गेटवे है सांची स्तूप का, आप इसमें देखेंगे आपको पूरी की पूरी स्टोरियां देखने को मिल जाएंगी यार, ये जो पूरी मूर्तियां बना रखी हैं छोटी छोटी। Art historians studied the sculpture at Sanchi and identified it as a scene from the वेशांतर जातक। जो जातक टेल्स होती थी उनकी पूरी की पूरी डेपिक्ट कर रखी है भाई इन पूरे स्टोन्स के ऊपर। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ जेनरियस प्रिंस हु गेव अवे एवरीथिंग टू अ ब्राह्मण एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये वेशांतर जातक की कहानी है, वो कुछ ऐसा ही यहाँ पे डिपिक्ट किया हुआ है। Historians tried to understand the meaning of sculpture by comparing it with textual evidence। ठीक है, आगे देखते हैं symbols of worship। So many early sculptures show Buddha through symbols and not in human form। महात्मा बुद्ध को symbols के रूप में भी दिखाया गया है, जैसे कि for example the empty seat was meant to indicate the meditation of Buddha। empty seat का मतलब है कि महात्मा बुद्ध जो है वो मेडिटेशन में हैं। ओके, आगे है यहाँ पे एंड द स्तूपा वॉज मेंट टू रिप्रेजेंट द महापरिनिब्बान। और स्तूप बताते हैं कि ये महापरिनिब्बान हो चुका है, यानी कि डेथ हो गई है। अनदर फ्रीक्वेंटली यूज सिंबल वॉज द व्हील। ये व्हील जो है ये है एक और सिग्निफिकेंट सिंबल है जो कि पहले सरमैन को दिखाता है सारनाथ में जो दिया था। और जो ट्री है वो यहाँ पे बुद्धा के लाइफ इवेंट्स को दिखाता है। आगे देखते हैं पॉपुलर ट्रेडिशंस। Some sculptures at Sanchi were not directly inspired by Buddhist ideas. These included beautiful women। ये जो women हैं काफ़ी beautiful हैं, और ये भी हमें सांची स्तूप के ही गेटवे पर देखने को मिलती है मूर्ति, और इस मूर्ति को शाल भंजिका का नाम दिया गया है। It was regarded as an auspicious symbol and integrated into the decoration of the stupa। और बहुत ही ज़्यादा इसको पवित्र माना जाता था और मतलब काफ़ी लकी माना जाता था, तो इसको भी वहाँ पे वॉल्स पे बना दिया गया। आगे है सम ऑफ द फाइनेस्ट डेपिक्शंस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स भी डेपिक्ट किए गए थे भाई दीवारों पे, जैसे एनिमल्स हो गए, एलिफेंट्स हैं आपके, हॉर्सेस, मंकीज, स्नेक हो गए आपके, ठीक है, ये सब आपके देखने को मिलते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल्स एलिफेंट्स सिग्निफाई स्ट्रेंथ एंड विजडम। हाथी क्या दिखाते हैं?
कि वो स्ट्रेंथ और विजडम को शो करते हैं। सम हिस्टोरियंस आइडेंटिफाई दिस फिगर एज माया, ठीक है, जो गजलक्ष्मी की गॉडेस की जो हमें यहाँ पे मिलती है डिपिक्शन, लोग इसको माया भी कहते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध की मदर थी ऐसा माना जाता है, और इसको गुड फॉर्चून की देवी भी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पौराणिक हिंदुइज्म। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें समझना है अब। हिंदुइज्म जो है आपका, वो वैष्णविज्म और शैविज्म दो पार्ट्स में चल रहा था, दो सेक्ट्स में। वैष्णविज्म में क्या है कि भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की पूजा होती है। वहीं शैविज्म में आपको देखने को मिलता है कि भगवान शिव जो है, लॉर्ड शिवा, उनकी यहाँ पे वर्शिप होती है। इस तरीके से चलता है। शैविज्म वॉज अ ट्रेडिशन, ठीक है, शैविज्म भी एक ट्रेडिशन था। आगे चलते हैं। इन सच वर्शिप द बॉन्ड बिटवीन द डिवोटी एंड द गॉड वॉज विजुअलाइज्ड एज भक्ति। जो भगवान है और जो भक्त हैं उसके बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, जो उनके बीच का रिश्ता है वो भक्ति कहलाता है, ठीक है, प्यार का रिश्ता। इन वैष्णविज्म कल्ट्स डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार्स। वैष्णविज्म में ये बताया जाता है कि बहुत सारे अवतार हुए और 10 अवतार माने जाते हैं भगवान विष्णु के। and these were forms that the deity was believed to have assumed in order to save the world। ये अवतार कब होते थे? जब दुनिया पे कोई संकट है और ये अवतार लेने के बाद वो संकट को विष्णु जी खत्म करेंगे, ऐसा माना जाता था। सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स, और यही जो इनके 10 अवतार्स हैं उनको मूर्तियों में भी दिखाया जाता है। शिवा वॉज सिंबलाइज्ड बाय द लिंगा। शिव जी की जो है शिवलिंग के रूप में भी यहाँ पे पूजा होती है शैविज्म में। स्टोरीज बिहाइंड द स्कल्पचर्स आर कंटेन्ड इन पुराण्स। स्कल्पचर्स के पीछे की जो कहानियां हैं वो हमारे पुराणों में लिखी हुई हैं, जो कि ब्राह्मणों ने लिखी। जनरली दे वर रिटन इन सिंपल संस्कृत। जो पुराणों में कहानियां हैं वो संस्कृत में लिखी हुई हैं, सिंपल वाली। विमेन एंड शूद्रास डिड नॉट हैव एक्सेस टू वैदिक लर्निंग। महिलाओं को और शूद्र जो होते थे उनको एक्सेस नहीं था कि वो वेदों को सुने या पढ़ें। आगे चलते हैं। द अर्ली टेम्पल वॉज अ स्मॉल स्क्वायर रूम कॉल्ड द गर्भगृह। शुरू में जो टेम्पल होते थे वो एक स्क्वायर रूम होता था, कोई ऊपर शिखर नहीं होते थे उसमें, और गर्भगृह होता था, बस वहीं मूर्ति रखी जाती थी और वो वर्शिपर एंटर करते थे और वो वहां पे पूजा करके चले जाते थे। ग्रेजुअली मंदिरों का डेवलपमेंट हुआ और मंदिर के ऊपर ऐसे शिखर बनने लगे, ये इस तरीके से ऊंचे उठने लगे मंदिर, और बाद में पानी की भी व्यवस्था होने लगी, वाटर का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, इस तरीके से ये सब चल रहा है। टेम्पल वॉल्स वर ऑफन डेकोरेटेड विद स्कल्पचर्स। मंदिरों की दीवारों पे भी मूर्तियां बनाई जाने लगी। टेम्पल्स बिकेम मोर एलोबरेट विद इंक्लूजन ऑफ असेंबली हॉल। असेंबली हॉल भी आ गए भाई मंदिरों में अब। ह्यूज वॉल्स, बड़े बड़े गेट आ गए भाई, गोपुरम, ठीक है, एंट्री गेट्स हो गए। पानी की सप्लाई आ गई मंदिरों में। और द यूनिक फीचर्स ऑफ अर्ली टेम्पल्स वॉज दैट सम ऑफ दीज वर होलोड आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स। बहुत से पुराने मंदिर ऐसे थे जो कि पत्थरों को काट के और चट्टानों को काट के बनाए गए, जैसे कैलाशनाथ टेम्पल है, ठीक है, आप इसकी अगर फोटो देखेंगे ये इस तरीके से, ये पूरा का पूरा चट्टान को काट के ही मंदिर बना दिया गया। ये हमें बताता है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।